तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव्स का बेसिक्स यानी कि उसका इंट्रोडक्शन। यानी कि इसके अंदर में हम देखने वाले हैं कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, वो काम कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके के डेरिवेटिव्स जैसे कि फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस, स्वैप्स एंड फॉरवर्ड्स। तो ये लेक्चर सिर्फ सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए नहीं है, उन सभी के लिए है जो कि डेरिवेटिव्स को जानना चाहते हैं कि डेरिवेटिव्स एग्जैक्टली में होता क्या है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और आज मैंने कोशिश की है कि आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एग्जैक्टली में डेरिवेटिव्स होता क्या है। ओवरव्यू पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट्स कौन कौन से होते हैं। हम दिन रात सुनते हैं कि शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, अलग अलग। बट एग्जैक्टली में शेयर मार्केट तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है। उसके अलावा भी फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं उसके तीन एलिमेंट होते हैं। एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है फॉरेक्स का मार्केट। फॉरेक्स का मार्केट हम फॉरेक्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मनी मार्केट देख लेते हैं। मनी मार्केट होता है इट मीट दी शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट्स लेस देन 1 ईयर। कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशनल जिसको शॉर्ट टर्म मनी की रिक्वायरमेंट है यानी कि 1 साल के अंदर उसको पैसे की आवश्यकता है, उसके जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो 1 ईयर तक ही सीमित है कि वो 1 ईयर के दौरान ही रीपेमेंट कर देगा उस फंड्स को। तो वो मनी मार्केट में जाता है पैसे लेने के लिए। जैसे कि कमर्शियल पेपर हो गया, सीपी बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो गए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के। तो अगर किसी बिजनेस एंटिटी को या किसी प्रोफेशनल को विद इन 1 ईयर पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसने वो प्रोक्योर भी कर लिए फंड्स और रीपेमेंट भी कर दिए फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स यानी कि वो मनी मार्केट में जाते हैं। अब आते हैं हम कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट दो तरह का होता है, एक होता है डेट मार्केट और एक होता है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। ये जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, यही हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। डेट मार्केट जो होता है जहाँ पे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब की ट्रेडिंग होती है। तो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। अब स्टॉक मार्केट जो है, जो आप डेली सुनते हैं, टीवी में सुनते होंगे, अपने फैमिली में सुनते होंगे, स्टॉक मार्केट आज बढ़ गया, आज गिर गया। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में ये होता है कि अगर कोई कंपनी है जो कि काम कर रही है, तो उनको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो पब्लिक से, मतलब जनरल पब्लिक यानी कि आपसे या मेरे से पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसे चाहती है कि पैसे उठाए मार्केट से, तो क्या करती है, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है। इस इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ इसे कहा जाता है शॉर्ट में। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या होती है, वो कंपनी शेयर मार्केट में आती है और बोलती है कि मुझे पब्लिक से पैसा चाहिए। पहली पहली बार शेयर मार्केट में आती है और बोलती है मुझे पैसे चाहिए पब्लिक से। तो क्या करती है, अपने जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स इशू कर देती है किसको? इन्वेस्टर्स को। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया इन्वेस्टर ए। तो इन्वेस्टर ए इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और ये शेयर्स इशू करने जा रही है कंपनी 100 रुपये में, कि 100 रुपये एक शेयर की वैल्यू है। और वो इन्वेस्टर चाहता है कि ये 100 रुपये आप मुझसे ले लीजिए, कैश के रूप में ले लीजिए। 100 रुपये कंपनी को दे देता है और वो ये शेयर्स ले लेता है। तो उस कंपनी का एक ओनरशिप उसको आ जाती है, किसको? इन्वेस्टर ए को। जब शेयर्स ए को मिल जाते हैं तो हम कहते हैं इंग्लिश में कि ए हैज सब्सक्राइब्ड दी शेयर्स। टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं? ए हैज सब्सक्राइब्ड दी शेयर्स। फिर जब कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स से, फिर एक पैसे को रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो जाती है और फिर वो लोग आगे इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर ग्रोथ पर्पसेस। ये जो अब जो शेयर्स हैं, ये जब इशू हो जाते हैं यानी कि इन्वेस्टर को इशू हो जाते हैं, इसका मतलब हम इसको कहते हैं कि ये शेयर्स जो हैं वो लिस्ट हो चुके हैं मार्केट में। हम कहते हैं लिस्ट हो चुके हैं, यानी कि अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी अब कहलाएगी लिस्टेड कंपनी। तो जो कंपनी थी अनलिस्टेड थी, यानी कि पहली पहली बार अब मार्केट में आई, उसने पब्लिक से पैसे उठाए और ये पैसे उठाने के बाद उनको शेयर्स इशू कर दिए और वो जो इन्वेस्टर है उसने एक तरीके से इस शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया। तो अब ये कंपनी कहलाएगी लिस्टेड कंपनी। अब इस शेयर्स जो इशू हो चुके हैं, अब इनकी ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग कहाँ होगी? ट्रेडिंग होगी सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में क्या हुआ, एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी बन गई। इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ ये कंपनी को और ग्रो करना चाहिए, सो उसे पैसे दे दिए और उसमें ओनरशिप ले ली। अब ये जो शेयर्स हैं, अब ये शेयर्स की ट्रेडिंग होगी, मतलब बाय सेल होने वाला है। वो कहाँ होगा? वो होगा सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होगी। सेकेंडरी मार्केट जो है ना, सेकेंडरी मार्केट वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है स्पॉट मार्केट यानी कि कैश मार्केट, और एक होता है डेरिवेटिव मार्केट, जिसको इन डेप्थ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट, इसमें क्या होने वाला है? इसमें ये होने वाला है कि जो इन्वेस्टर ए था, जिसके पास वो शेयर्स
परचेस किए थे, यहाँ पे मैंने येलो बनाया कि येलो शेयर्स उसने परचेस किए थे। देखिए यहाँ पे उसने येलो शेयर्स परचेस किए थे इन्वेस्टर ए ने। अब ये येलो के शेयर्स की मार्केट वैल्यू 150 हो चुकी है मार्केट में। अब इन्वेस्टर ए चाहता है कि इस शेयर्स को मैं बेच दूं किसी को, तो उसने इन्वेस्टर बी को खोजा और इन्वेस्टर बी को उसने 150 रुपीज़ में बेच दिए ये शेयर्स। इन्वेस्टर बी ने उसको कैश के रूप में 150 रुपीज़ दे दिए। तो इस केस में जब बी को शेयर्स रिसीव होंगे तो हम कहेंगे बी हैज़ परचेज्ड द शेयर्स। टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी फ़र्क आती है। यहाँ पे जब हम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे थे, जब ए ने शेयर्स को लिया तो कंपनी शेयर्स इशू करती है और ए सब्सक्राइब करता है शेयर्स को। जब उसे शेयर्स मिल जाते हैं, शेयर्स रिसीव हो जाते हैं। स्पॉट मार्केट यानी कि कैश मार्केट में जब शेयर्स सेल होते हैं, तो जब शेयर्स रिसीव होंगे बी को, हम कहेंगे बी हैज़ परचेज दी शेयर्स एंड शेयर्स सेल हुए हैं इन्वेस्टर ए के द्वारा। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं कि शेयर्स सेल करना और शेयर्स इशू करना, शेयर्स का सब्सक्राइब करना या शेयर्स को परचेज कर लेना कि बाय कर लेना। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, बट क्या होता है ये आपकी जो लैंग्वेज है ये बहुत रिफाइन करेगी, बहुत ज़्यादा पॉलिश करेगी अगर छोटी छोटी फाइनेंस की टर्मिनोलॉजीज के साथ आप क्लियर रहेंगे। कि कोई अगर सब्सक्राइब बोल रहा है यानी कि वो प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा है, कोई परचेज सेल की बात कर रहा है यानी कि वो सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग की बात कर रहा है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है जिससे आपकी जो लैंग्वेज है बहुत रिफाइन होगी। तो छोटी छोटी चीज़ों पर आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हमारा हो गया कैश मार्केट, जहाँ पे कैश मुझे मिल गया 150 रुपीज़, मैंने 50 रुपीज़ कमा लिए। अब आते हैं हम डेरिवेटिव मार्केट में। अब डेरिवेटिव होता क्या है बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ डेरिवेटिव। आज डेट हम ले लेते हैं 1 सितंबर है। अब दो अलग अलग इन्वेस्टर्स की मैं बात करने वाला हूँ। एक है इन्वेस्टर सी, एक है इन्वेस्टर डी। ए और बी को अब भूल जाइए, सी और डी पे ध्यान दीजिए। इन्वेस्टर सी और इन्वेस्टर डी। अब इन्वेस्टर सी एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, रेड कॉन्ट्रैक्ट करता है डी के साथ कि सी जो है वो सेल करेगा येलो शेयर्स, यही कंपनी के शेयर्स। अभी कंपनी के येलो शेयर्स है ना जो परचेज सेल हो रहे थे स्टॉक मार्केट में ए और बी के द्वारा। अब इन्वेस्टर सी क्या कर रहा है, बोल रहा है वही जो शेयर्स है ना, मैं सेल करूंगा ये शेयर्स टू डी ऑन 30 नवंबर। आज है 1 सितंबर और 30 नवंबर, 30 नवंबर मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 महीने बाद बेचूंगा 150 रुपीज़ में। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं कि सी जो है वो बोल रहा है कि मैं डी को शेयर सेल करूंगा, येलो शेयर सेल करूंगा ऑन 30 नवंबर यानी कि 3 महीने बाद 150 रुपीज़ पे। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये जो शेयर का प्राइस है ना वो 150 से नीचे गिर जाएगा। 150 से नीचे गिर जाएगा तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? प्रॉफिट ऐसे कमाएगा कि 30 नवंबर को क्या करेगा, अगर प्राइस मान के चलो 140 हो गई यानी कि येलो शेयर्स की जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ से 140 हो जाएगी, तो क्या कर लेगा, शेयर मार्केट में जाएगा, बाय कर लेगा शेयर्स 140 रुपीज़ में और यही शेयर सेल कर लेगा डी को 150 रुपीज़ में। तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपये का कि 140 रुपये में मैंने शेयर मार्केट से परचेस किया, 150 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो रखा है मेरा डी के साथ कि 150 में तो डी मेरे से लेगा ही लेगा शेयर, तो मैं 150 में उसको शेयर दे दूंगा, 10 रुपये मैं कमा लूंगा बीच में। अब इन्वेस्टर डी क्यों मान गया इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जहाँ पे सिर्फ सी का फायदा हो रहा है? क्योंकि डी को कुछ और लग रहा है, डी को लग रहा है कि ये जो शेयर का प्राइस है ना, येलो शेयर का प्राइस वो 150 रुपीज़ से ज़्यादा होने वाला है 30 नवंबर को। तो इसने क्या सोच रखा है कि 30 नवंबर को क्या होगा, प्राइस 170 हो जाएगा। तो ये क्या कर लेगा, बाय कर लेगा शेयर्स 150 में। किससे बाय करेगा? सी से बाय कर लेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि सी उसको 150 रुपीज़ में शेयर्स देगा। और फिर जो डी है वो सेल कर देगा शेयर 170 रुपीज़ में मार्केट में जाके, शेयर मार्केट में जाके उसे 20 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो सी अपने मन में अपना खुद का फ़ायदा सोच रहा है, शेयर्स का गिरने का सोच रहा है, शेयर की प्राइस का गिरने का सोच रहा है, और डी अपने मन में प्रॉफिट सोच रहा है कि शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, वहां से प्रॉफिट कमा लेगा। दोनों फायदा अपना अपना सोच रहे हैं और सामने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक पीस ऑफ पेपर ले रहे हैं, पीस ऑफ पेपर में सब चीज़ें लिख ले रहे हैं और दोनों उस पीस ऑफ पेपर को साइन कर ले रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, रेड कॉन्ट्रैक्ट कि मैं बेचूंगा। चलिए ठीक है, दोनों अपना अपना फायदा तो सोच रहे हैं। अब आते हैं 30 नवंबर को एग्जैक्टली में हुआ क्या। 30 नवंबर आ गई, 30 नवंबर को हम करेंगे एक्सपायरी डेट। 30 नवंबर को हम बोलेंगे एक्सपायरी डेट, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है 30 नवंबर, उसको हम कहेंगे एक्सपायरी डेट। 30 नवंबर को हुआ क्या? 30 नवंबर को ये हुआ कि मार्केट वैल्यू उसकी होगी 180 रुपीज़। देखिए 180 रुपीज़ उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। तो कौन जीता? इन्वेस्टर डी जीता, क्योंकि इन्वेस्टर डी कह रहा था कि 150 से तो ऊपर जाएगा इस शेयर का प्राइस 30 नवंबर को, 3 महीने बाद। और वैसा ही हुआ उसके साथ कि 180 रुपीज़ हो गया। वो तो सोचा था 170 हो जाएगा, बट उसके एक्सपेक्टेशंस तो एक्सीड हो गई, 180 रुपीज़ हो गया।
अब होने क्या वाला, अब इन्वेस्टर सी क्या करेगा, इन्वेस्टर सी को ये शेयर सेल करेगा, इन्वेस्टर सी येलो शेयर्स मार्केट वैल्यू 180 का इन्वेस्टर डी को, बस इन्वेस्टर डी को सिर्फ 150 रुपीज ही इसको देने हैं, इन्वेस्टर सी को 150 रुपीज ही मिलेंगे डी के द्वारा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि 150 रुपीज में ही पैसे मिलेंगे सी को। तो इन्वेस्टर डी जो है वो 150 रुपीज में सी को दे देगा और 180 रुपीज के वर्थ का शेयर्स सी से ले लेगा। अब इन्वेस्टर डी क्या करेगा, शेयर मार्केट में जाएगा, इन शेयर्स को 180 रुपीज में किसी और को भेजेगा, इन्वेस्टर ई को भेजेगा मान के चलो, और 180 रुपीज घर ले आएगा। इससे क्या होगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा इन्वेस्टर डी को, 180 रुपीज में उसने शेयर्स को सेल किया, 150 रुपीज में उसने सी से बाय किया, तो वो 30 रुपये का उसको फायदा हो गया। यहाँ पे बीच में वो 20 रुपये प्रॉफिट सोच के रख रहा था, ये देखिए उसको लग रहा था उसे 20 रुपये प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं, उसको तो प्रॉफिट 10 रुपये और एक्स्ट्रा हो गया, 30 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया। और यही जो प्रॉफिट हुआ यही इन्वेस्टर सी को लॉस हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर सी जो है उसको 180 रुपीज़ में शेयर्स परचेस करना पड़ गया और 150 रुपीज़ ही उसको उस शेयर के पीछे में मिले, तो 30 रुपये उसका नुकसान हो गया। तो 30 रुपये सी को नुकसान हो गया और 30 रुपये डी को फायदा हो गया, प्रॉफिट इन्वेस्टर डी। अब ये जो रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमने अपने सीपीटी के दौरान पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कि ऑफर है, इन्वेस्टर सी ने ऑफर दिया था डी को कि यार मैं आपको शेयर सेल करूंगा 150 रुपीज़ में 30 नवंबर को येलो शेयर, और डी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया, सी का ऑफर, तो एक्सेप्टेंस हो गई। तो जहाँ पे ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस मिल जाता है उस ऑफर का, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। या और हमारे केस में जो ये जो रेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यही रेड कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कहलाता है। तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या हुआ, डेरिवेटिव का मीनिंग हुआ कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर आइटम, फॉर एग्जांपल येलो शेयर्स, एक पर्टिकुलर डेट यानी कि 30 नवंबर, एक पर्टिकुलर प्राइस यानी कि 150 रुपीज़ में वो चीज़ या तो बाय होगी या तो सेल होगी। हमारे केस में क्या हो रहा है, सेल हो रही है। सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है डी के साथ कि ये वो ये शेयर्स को सेल करेगा डी को, तो हमारे लिए डेरिवेटिव क्या हो गया, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इस डेरिवेटिव जो रेड कॉन्ट्रैक्ट है वो शेयर्स के अलावा होता है, मतलब वो शेयर्स से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। शेयर्स एक अलग चीज़ है और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक अलग चीज़ है। येलो शेयर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेड कॉन्ट्रैक्ट, द रेड कॉन्ट्रैक्ट इज अ डेरिवेटिव एंड द येलो शेयर्स इज अ अंडरलाइंग एसेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेरिवेटिव है वो अंडरलाइंग एसेट से बना है। पहले येलो शेयर्स आए, उसके बाद रेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डेरिवेटिव आया। इसकी रुपीज एक्स वैल्यू चल रही होगी तो इसकी रुपीज वाई चल रही होगी। डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसकी भी एक प्राइस मार्केट में चल रही होती है जो कि अलग होती है शेयर्स से लेके, जो जिसे वो बना है यानी कि अंडरलाइंग एसेट्स है। इन दोनों की वैल्यू अलग होती है, पर ये होता है कि जो डेरिवेटिव की प्राइस है यानी कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो उसके अंडरलाइंग एसेट यानी कि हमारे केस में शेयर्स पे डिपेंड करेगी कि उसकी प्राइस वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो येलो शेयर्स हैं उसकी जो मार्केट प्राइस होगी ना, वो बढ़ती घटती ऐसे चलती रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी भी जो प्राइस है वो भी ऊपर नीचे चलती रहेगी। बस इतना है कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसकी जो प्राइस है वो डिपेंड करेगी शेयर्स की प्राइस यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस पे डिपेंड करेगी। शेयर्स एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोथ हैव डिफरेंट मार्केट प्राइजेस, दोनों की मार्केट प्राइजेस अलग रहती हैं। दे बोथ आर ट्रेडेड सेपरेटली, मतलब अगर मैं मार्केट जा रहा हूँ, कौन सा मार्केट, शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में मैं रिलायंस के शेयर्स भी बाय कर सकता हूँ, रिलायंस का डेरिवेटिव भी बाय कर सकता हूँ। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की अलग अलग मार्केट प्राइस है, दोनों की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो शेयर मार्केट में मुझे रिलायंस का शेयर भी मिलेगा यानी कि येलो शेयर भी मिलेगा मेरे को, और रिलायंस के शेयर के पीछे में जो डेरिवेटिव बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, वो भी मैं बाय कर सकता हूँ। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं शेयर मार्केट जाके शेयर्स भी बाय कर सकता हूँ या उस शेयर से बने हुए डेरिवेटिव रेड कॉन्ट्रैक्ट उसको भी बाय कर सकता हूँ, दोनों बाय सेल कर सकता हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ है। जो डेरिवेटिव होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स, एक होते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। कमोडिटी डेरिवेटिव्स ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें अंडरलाइंग एसेट क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर आदि हो सकते हैं।
तो जहाँ पे क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये मेरा अंडरलाइंग एसेट हो गया। अब इस अंडरलाइंग एसेट से जो मेरा डेरिवेटिव बनेगा उसे मैं कहूँगा कमोडिटी डेरिवेटिव, और इस कमोडिटी डेरिवेटिव को मैं बाय सेल कर सकता हूँ। इस कमोडिटी डेरिवेटिव की जो प्राइस है, यानी कि उसकी जो मार्केट प्राइस है, वो डिपेंड करेगी क्रूड ऑयल के प्राइस पे, वो डिपेंड करेगी गोल्ड की प्राइस पे, वो डिपेंड करेगी सिल्वर की प्राइस पे। उसकी प्राइस होगी तो अलग, लेकिन डिपेंड करेगी इन सब अंडरलाइंग एसेट्स पे। सेम गोज फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट होते हैं शेयर्स, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने येलो शेयर्स लिया था। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे उसका इंडेक्स होता है निफ्टी। निफ्टी क्या होता है? निफ्टी एक तरह का मार्केट का इंडिकेटर होता है कि जितने इतने सारे जो शेयर्स वहाँ पे लिस्टेड हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, सीमेंट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, बैंकिंग कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है, तो इन सब के जो शेयर्स लिस्टेड है, इनको हम एक बहुत सारे अलग अलग मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके एक वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी इन केस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेंसेक्स इन केस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपने घर में या कहीं पे भी सुना होगा कि सेंसेक्स तो आज इतने पॉइंट बढ़ गया, या निफ्टी तो इतने पॉइंट गिर गया। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? ये बेसिकली स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हुए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ निफ्टी को रिप्रेजेंट करते हुए एक वैल्यू है, इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है ना, ये भी एक तरह का अंडरलाइंग एसेट है, और ये जो अंडरलाइंग एसेट हुआ, इस पे बना हुआ डेरिवेटिव कहलाता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो इंडेक्स भी एक तरीके का आपका अंडरलाइंग एसेट हो गया। और करेंसी, करेंसी यानी कि रुपीस, डॉलर, येन, पाउंड, ये सब जो करेंसीज हैं, ये भी एक अंडरलाइंग एसेट होंगी, और इनसे बना हुआ डेरिवेटिव फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहलाता है। तो डेरिवेटिव के दो भाग क्या हो गए? एक हो गया कमोडिटी डेरिवेटिव, और एक होगा फाइनेंशियल डेरिवेटिव। जिस केस में अंडरलाइंग एसेट आपके क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर ये सब होंगे, उसको कहेंगे कमोडिटी डेरिवेटिव। और जिस केस में आपका अंडरलाइंग एसेट शेयर्स, इंडेक्स या करेंसी होगा, उसे हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी आपके सामने आने वाला है, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो है मेनली 4 तरीके के होते हैं: फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड एंड स्वैप्स। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड एंड स्वैप्स, 4 तरीके के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फ्यूचर्स 3 तरीके के हो सकते हैं: स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स। वैसे ऑप्शंस हैं: स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शंस। इनकी एक एक डिस्कशन इन डेप्थ हम आगे चल के करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 4 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है फ्यूचर्स, एक होता है ऑप्शंस, एक होता है फॉरवर्ड्स, एक होता है स्वैप्स। इन सब के फीचर्स अलग अलग होते हैं। टू अवॉइड कंफ्यूजन, अंडरस्टैंड एंड ऑलवेज रिमेंबर दी फीचर्स। आने वाले डिस्कशन में मैं आपको अलग अलग फीचर्स बताने वाला हूँ। एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ आती है डेरिवेटिव के चैप्टर को या डेरिवेटिव के प्रोडक्ट को समझने में, वो ये आती है कि हम ये तो समझ जाते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। चलिए ठीक है, आपने अंडरलाइंग एसेट से उसको डिराइव कर लिया, एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उसको बाय सेल का आपने बात कर लिया, एक फ्यूचर डेट का, ये सब चीज़ें तो समझ में मेरे को आ गई कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपका अलग होता है अंडरलाइंग एसेट से। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ आता है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ होती है स्टूडेंट्स को भी और आप लोगों को भी, कि यार डेरिवेटिव को समझने में, वो यहाँ आती है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट यानी कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड या स्वैप, इनके जो फीचर्स हैं इसको आप याद नहीं रख पाते कि यार फ्यूचर के क्या क्या फीचर्स हैं, ऑप्शन के उससे अलग अलग क्या क्या फीचर्स हैं, फॉरवर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं, और स्वैप के क्या क्या फीचर्स हैं। तो अगर आपने एक बार ध्यान से मेरे लेक्चर में इन फीचर्स को याद कर लिया कि फ्यूचर के ये फीचर्स हैं, ऑप्शन के ये फीचर्स हैं, फॉरवर्ड और स्वैप्स के, सो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जब आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर फ्यूचर की कहीं बात सुन रहे हो या समझ रहे हो, क्योंकि आपको ये पता होगा कि इसके एग्जैक्टली में फीचर्स हैं क्या। फॉर स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप इस चीज़ में नहीं फंसते कि डेरिवेटिव है कि नहीं है। ये तो आपको पता है कि डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत दिक्कत होती है कि ये फ्यूचर का क्वेश्चन है या ऑप्शन का क्वेश्चन है या फॉरवर्ड का क्वेश्चन है या स्वैप का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन में ये भी क्लियर हो गया कि किसका क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रोडक्ट यानी कि फ्यूचर की क्या क्या फीचर्स होने वाली हैं या क्या क्या फीचर्स होती हैं या ऑप्शन की क्या क्या फीचर्स होती हैं, ये समझ पाना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ही थिन लाइन है इन सब के डिफरेंस में। सो बहुत ज़्यादा रिटेन कर पाना दिक्कत होती है, और आप क्या करते हो, डेटा को मिक्स कर देते हो। फ्यूचर की बातें हमें ऑप्शन के समय याद आ जाती हैं, ऑप्शन की बातें फॉरवर्ड में याद आ जाती हैं, तो ये सब चीज़ें हमको ना एक क्लैरिटी नहीं रहती। मैं आपको इस लेक्चर में आज एक अच्छी क्लैरिटी देने वाला हूँ कि आप जब ये लेक्चर को अंत में आप जब खत्म करेंगे तो आप बहुत अच्छे से आपके माइंड में क्लियर होगा कि फ्यूचर एग्जैक्टली में क्या होता है, ऑप्शन एग्जैक्टली में क्या होता है, फॉरवर्ड एग्जैक्टली में क्या होता है, और स्वैप एग्जैक्टली में क्या होता है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, प्लीज इसको लास्ट तक देखिएगा। अब फीचर्स पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दो पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। फीचर्स पार्ट 1, फीचर्स पार्ट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है सॉलिड फीचर्स और आता है लिक्विड फीचर्स। फ्यूचर्स, फॉरवर्ड और स्वैप के सॉलिड फीचर्स होते हैं और ऑप्शंस के लिक्विड फीचर्स होते हैं। तो दो भाग मैंने क्या डिवाइड कर दिया फीचर्स को, एक मैं कहता हूँ सॉलिड फीचर्स, एक मैं कहता हूँ लिक्विड फीचर्स। फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड स्वैप, इन तीनों के सॉलिड फीचर्स होने वाले हैं और ऑप्शंस के सिर्फ लिक्विड फीचर्स होने वाले हैं। तो ये फीचर्स हैं क्या एग्जैक्टली जो मैं इतनी टाइम से बोल रहा हूँ। पहला आता है कि बोथ दी पार्टीज, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें जो दो दो पार्टी हैं, दे हैव द राइट एंड द ऑब्लिगेशन टू एग्जीक्यूट द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इन दोनों के पास राइट एंड ऑब्लिगेशन, एग्जीक्यूट का यहाँ पे मेरा मतलब है ऑनर, दोनों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं। लेकिन ऑप्शन के केस में एक पार्टी का सिर्फ राइट होता है और दूसरे पार्टी का ऑब्लिगेशन होता है। एक के पास राइट है और दूसरे के पास ऑब्लिगेशन है। राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑनर करने का, ऑनर करने का मतलब ये है कि जब ड्यू डेट आएगी, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में 30 नवंबर, 1 सितंबर को आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सी और डी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 30 नवंबर को हम बाय सेल करने वाले हैं। तो 30 नवंबर यानी कि 3 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ वैसा होगा कि नहीं होगा, उसको हम कहते हैं ऑनर। जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि हम ये करने वाले हैं, अगर आप उसको कर लेते हो तो हम उसको कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ऑनर्ड। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें आप नहीं करोगे तो आप उसको कहोगे कि कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बीन ऑनर्ड। तो यहाँ पे दोनों पार्टी का राइट एंड ऑब्लिगेशन है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना ही पड़ेगा। कौन से केस में? सॉलिड फीचर्स के केस में। लेकिन लिक्विड फीचर्स के केस में ऐसा नहीं है। ऑप्शंस के केस में क्या होगा, एक पार्टी का राइट है, एक पार्टी का ऑब्लिगेशन है। राइट का मतलब क्या है, इस पार्टी के पास ना ऑब्लिगेशन नहीं है, इस पार्टी के पास सिर्फ राइट है। यानी कि इस पार्टी के पास ऑप्शन है कि चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करे और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करे। अगर मैं हमारे एग्जाम्पल इन्वेस्टर सी और डी का अगर एग्जाम्पल लूँ, ये वाला जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा था सी और डी का, ये रहा इन्वेस्टर सी और डी का जो मैंने एग्जाम्पल रखा था, इसमें अगर मैं आपको समझाऊं लिक्विड फीचर, तो इस लिक्विड फीचर का मतलब मेरा ये है कि चाहे तो सी वो शेयर बेचेगा येलो शेयर 150 में और चाहे तो नहीं बेचेगा। उसकी मर्जी है, सी की मर्जी है कि वो या तो शेयर बेचे या तो नहीं बेचे 30 नवंबर को। जो डी है वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा है दोस्तों, ऑप्शन के केस में ऐसा होता है, लेकिन फ्यूचर, फॉरवर्ड और स्वैप में ऐसा नहीं है। फ्यूचर, फॉरवर्ड और स्वैप में ये दोनों पार्टी का राइट ऑब्लिगेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं वो ऐसा वैसा करना ही पड़ेगा जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला डिफरेंस आ गया कि बोथ दी पार्टीज हैव द राइट ऑफ द ऑब्लिगेशन टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ फर्स्ट केस, यानी कि सॉलिड फीचर्स। इन लिक्विड फीचर्स ओनली वन पार्टी हैज अ राइट एंड अनदर पार्टी हैज द ऑब्लिगेशन। दूसरा आ रहा है आपके सामने, एट टुडे मतलब आज, यानी कि T0 हम इसको कहते हैं, नो कैश फ्लो। लेकिन इस केस में क्या होगा, T0 पे प्रीमियम इज पेड बाय वन पार्टी टू अनदर। इसका मतलब ये है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि हमारे एग्जांपल में 1 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था सी और डी के बीच में, तो अगर ये फ्यूचर, फॉरवर्ड या स्वैप है तो इस केस में आज यानी कि T0 में कोई कैश फ्लो नहीं होगा। कैश फ्लो मतलब ना तो कोई किसी को पैसा देगा, ना तो कोई तो किसी से पैसा लेगा। इन्वेस्टर सी ना तो कोई पैसा देगा डी को, ना डी से कोई पैसा लिया जाएगा या डी कोई पैसा देगा सी को। कोई कैश फ्लो नहीं है, सिर्फ वो एक कॉन्ट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर बनेगा, उसमें दोनों के सिग्नेचर्स होंगे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई पैसे का लेन देन नहीं होने वाला इन तीन प्रोडक्ट्स में, किसमें? फ्यूचर्स, फॉरवर्ड एंड स्वैप। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है कि जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन है, वहां पे T0 में प्रीमियम पे करेगा एक पार्टी अनदर। इस ऑप्शन को हम डीपली डिस्कस करेंगे कि कौन किसको प्रीमियम पे करेगा, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि पहले तीन प्रोडक्ट्स में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड है, या फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट स्वैप है, उस केस में कोई पैसे का लेन देन नहीं है T0 में। लेकिन T0 अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो रेड कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑप्शन है, उस केस में प्रीमियम पे करेगा एक पार्टी दूसरे पार्टी को, मतलब कुछ ना कुछ पैसे का लेन देन है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है आगे। एट एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट मतलब हमारे एग्जांपल में 30 नवंबर, दैट इज टी इजिकल टू मेच्योरिटी, यानी कि टी इजिकल टू एम मैं बोलूंगा आगे चल के, टी इजिकल टू मेच्योरिटी, टी इजिकल टू एम। कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा ही। मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट तो ऑनर होना ही है,
लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है फुल फंड ट्रांसफर्ड, दूसरा रास्ता है डिफरेंट इज एक्सचेंज्ड। तो पहला मतलब है कि फुल फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो सी है वो अंडरलाइंग एसेट यानी कि येलो शेयर्स दे देगा डी को और डी उसे पैसे दे देगा, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ये देखिए मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जो सी है वो शेयर्स दे देगा डी को और डी उसको पैसे दे देगा। यही चीज़ है पहली केस और कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने की। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर हो गया। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने को हम कहते हैं फिजिकल सेटलमेंट, जहां पर फिजिकल सेटलमेंट में एसेट अंडरलाइंग एसेट दिया जाएगा सी के द्वारा डी को और डी उसको पैसे दे देगा जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जितने पैसे उसको देने हैं। तो यहाँ पे इसको कहते हैं फिजिकल सेटलमेंट। दूसरा आता है कैश सेटलमेंट। इस कैश सेटलमेंट में क्या होने वाला है, सी को जो लॉस था वो डी को प्रॉफिट था। ये तो हमने देखा ऊपर, ये देखिए हमने देखा था ना। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्रॉफिट टू इन्वेस्टर डी इज इक्वल टू लॉस टू इन्वेस्टर सी 30 रुपये। 180 रुपये में इन्वेस्टर डी ने शेयर को बेचा था और 150 रुपीज़ में इन्वेस्टर डी ने परचेस किया था। तो इन्वेस्टर डी को 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया और इतना रुपए का प्रॉफिट ही लॉस हो गया इन्वेस्टर सी को। तो दोस्तों एक्सपायरी डेट को कैश सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं? कैश सेटलमेंट ऐसे कर सकते हैं कि सी बोल रहा है डी को कि यार मेरे को तो लॉस हुआ है और तेरे को प्रॉफिट हुआ है 30 रुपये का, तो एक काम करता हूँ मैं ही तेरे को 30 रुपये दे देता हूँ। सीधी बात, ना तो मुझे कोई शेयर परचेज सेल करना पड़ेगा ना तेरे को कोई परचेज सेल करना पड़ेगा, दोनों फ्री हो जाएंगे। 30 रुपये तू मेरे से रख ले, मैं लॉस गिन लूंगा अपने बुक्स में 30 रुपये का जो कि मुझे होने ही वाला है, और तू प्रॉफिट दिखा देना बुक्स में 30 रुपये का। तो इससे क्या होगा, शेयर्स को परचेज कर रहे हैं फिर मार्केट में जाके अलग से बेच रहे हैं फिर उससे पैसा आ रहा है, ये जो इतना लंबा प्रोसेस है ना इसको कट शॉर्ट कर दें। और सीधी सीधी बात है, सी तेरे को लॉस हुआ है 30 रुपये का, तू मुझे 30 रुपये दे दे, मेरे को प्रॉफिट हुआ है, मैं डी हूँ, मेरे को प्रॉफिट हुआ है 30 रुपये मुझे दे दे। दिस इज नोन एज कैश सेटलमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा कब, कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा फ्यूचर के केस में होगा, फॉरवर्ड के केस में होगा, स्वैप के केस में होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑनर तो होगा, कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने के तरीके दो अलग अलग होंगे। एक होगा फिजिकल सेटलमेंट जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को अंडरलाइंग एसेट दे देगी और फिर पैसे ले लेगी, और दूसरा केस है जहां पे डिफरेंस एक्सचेंज होगा यानी कि लॉस और प्रॉफिट जो दोनों को होने वाला है वो एक दूसरे को पैसा देके खत्म कर देंगे। कैश सेटलमेंट, फिजिकल सेटलमेंट। लेकिन जो मेरा लिक्विड फीचर्स है यानी कि एक्सपायरी के समय में ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शंस वाले प्रोडक्ट की बात करूं, ऑप्शन वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, सो इट डिपेंड्स। मैंने कहा ही था कि एक पार्टी का राइट है दूसरे पार्टी का ऑब्लिगेशन है। राइट का मतलब क्या हो गया कि उस पार्टी के पास, यानी मैंने यहाँ पे कहा था ना आपसे कि एक पार्टी का राइट है। क्या राइट है, ये राइट है कि उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करे चाहे कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर न करे। तो वही मैं कह रहा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करे या कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करे। कॉन्ट्रैक्ट जब ऑनर होता है ना तो उसे हम कहते हैं कि एक्सरसाइज हुआ है, जो ऑप्शंस है वो एक्सरसाइज हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट जब ऑनर होगा तो हम कहेंगे ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड। कॉन्ट्रैक्ट जब ऑनर नहीं होता तो हम उसको कहते हैं ऑप्शन हैज बीन लैप्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना यानी कि ऑप्शन को एक्सरसाइज करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप या तो फिजिकल सेटलमेंट में जाना चाहते हो या कैश सेटलमेंट में जाना चाहते हो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर जरूर करोगे। फर्स्ट केस यानी कि फ्यूचर फॉरवर्ड स्वैप यानी कि सॉलिड फीचर्स, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा ही होगा। कैसे ऑनर करना है ये बताओ, फिजिकली सेटल करना है या कैश सेटल करना है ये बताओ। लेकिन दूसरे केस में यानी कि लिक्विड फीचर्स यानी कि ऑप्शंस में ये है कि डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना है या नहीं करना, यानी कि ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या लैप्स करना है। अगर एक्सरसाइज करना है तो बताओ कि फिजिकली सेटल करें या फिर हम लोग आपस में कैश सेटलमेंट करें। समझे दोस्तों? फ्यूचर फॉरवर्ड स्वैप सॉलिड फीचर्स के आएंगे, ऑप्शंस लिक्विड फीचर्स का आएगा। तो ये मैंने आपको तीन सॉलिड फीचर्स और लिक्विड फीचर्स सिखाए हैं। पहला है राइट ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट, दूसरा है T0 में क्या होगा, और तीसरा है कि TM यानी कि T इक्वल टू मैच्योरिटी में क्या होने वाला है। ये तीन मैंने आपको सिखाए हैं। आगे बढ़ते हैं फीचर्स पार्ट 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, एक होते हैं ओवर द काउंटर डेरिवेटिव जिसे मैं कहता हूँ OTC डेरिवेटिव, और दूसरा आता है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव यानी कि ETD। ये दूसरा फीचर्स का डिस्टिंक्शन है। यहाँ पे OTC डेरिवेटिव कौन से होते हैं, फॉरवर्ड और स्वैप होते हैं।
लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव ईटीडी कौन से होते हैं? फ्यूचर्स होते हैं और ऑप्शंस होते हैं। मतलब अगर आपने थोड़ा नोटिस किया होगा तो क्या हुआ, यहां से सॉलिड फीचर से फ्यूचर्स उठ के इस तरफ आ गया, ऑप्शन के पास आ गया। फ्यूचर जो है, जो प्रोडक्ट है, वो उठ के यहाँ पर आ गया आने वाले पॉइंट्स के लिए। लेकिन बाकी केसेस में फ्यूचर फॉरवर्ड स्वैप का ही साथ दे रहा था, लेकिन आने वाले पॉइंट्स में फ्यूचर उठ के ऑप्शन के पास आ गया। सिर्फ इतना फर्क है। तो क्या क्या चीज़ होती है ओटीसी और ईटी में, आइए देखते हैं। सबसे पहला आ रहा है कि नो मार्जिन इज डिपॉजिटेड इन दी मार्जिन अकाउंट, और ईटीडी में आ रहा है मार्जिन इज डिपॉजिटेड इन दी मार्जिन अकाउंट विच इज मेंटेन विद दी स्टॉक एक्सचेंज। मार्जिन मतलब एक तरह का मनी हो गया, मार्जिन नथिंग बट फंड्स, पैसा। ऐसा क्यों होता है, क्यों क्यों डिपॉजिट करा जाता है, मैं आगे चल के डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन मार्जिन एक तरह का पैसा होता है, एक सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। फॉरवर्ड और स्वैप में ऐसा कोई रोल नहीं है कि जहाँ पे पैसा कहीं पे आपको जमा करना पड़े टी इज इक्वल टू जीरो में। लेकिन ऐसा नहीं है फ्यूचर्स ऑप्शन के केस में। फ्यूचर ऑप्शन के केस में आपको पैसे, थोड़े कुछ पैसे आपको स्टॉक एक्सचेंज के बाद जमा कराने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि ओटीसी डेरिवेटिव यानी कि फॉरवर्ड और स्वैप के केस में आपको मार्जिन जमा नहीं करना है कहीं पर भी। मतलब आपके जेब से पैसे टी जीरो में कुछ नहीं जाने वाले। टी जीरो टू एम में डिपेंड करेगा फिजिकल सेटल करना है, कैसे सेटल करना है। लेकिन ईटीडी एक्सचेंज या फ्यूचर ऑप्शन के केस में टी जीरो में आपको मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज के पास आपका एक मार्जिन अकाउंट ओपन रहेगा दोनों पार्टीज का, और दोनों पार्टीज, जो दोनों पार्टीज फ्यूचर कर रही हैं या फिर दोनों पार्टी ऑप्शन कर रही हैं, उन दोनों पार्टीज को मार्जिन मार्जिन मनी पैसे जमा करके रखने पड़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के पास। हम और इन डेप्थ एनालिसिस एक एक प्रोडक्ट को करने वाले कि फ्यूचर एग्जैक्टली में काम कैसे करता है, स्वैप कैसे करता है, फॉरवर्ड कैसे करता है, ऑप्शन कैसे करता है। बट अभी के लिए आपको एक ओवरव्यू मैं देना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली में इन प्रोडक्ट्स के अंदर में होने क्या वाला है। दूसरा पॉइंट आ रहा है रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट का। फॉरवर्ड और स्वैप के केस में मार्क टू मार्केट या फिर रीप्राइसिंग नहीं की जाती, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टी इजिकल टू जीरो में अंडरलाइंग एसेट की कुछ मार्केट प्राइस होगी जो यहाँ पे दी हुई है, और डेरिवेटिव की कुछ मार्केट प्राइस होगी यहाँ पे होगी। टी इजिकल टू मेच्योरिटी, जैसे कि मतलब यहाँ हमारा यहाँ पे मार्केट एग्जाम्पल में 3 मंथ्स था ना। 1 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 30 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट कि 30 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करेंगे या नहीं करेंगे। तो 3 महीने का ड्यूरेशन अपने पास है। अब ये 3 महीने के ड्यूरेशन में इस अंडरलाइंग एसेट यानी कि हमारे एग्जांपल में येलो शेयर्स थे, उन येलो शेयर्स की प्राइस अप डाउन होती रहेगी। शेयर मार्केट है तो फ्लक्चुएशन तो चलते रहेगा, कभी अप होगी, कभी डाउन होगी, कभी कुछ होगा, ठीक है। बट उससे बना हुआ डेरिवेटिव, उससे बना हुआ, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो येलो शेयर्स थे उससे बना हुआ मेरा डेरिवेटिव यानी कि रेड कॉन्ट्रैक्ट, उस रेड कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है ना, उसकी जो वैल्यू है ना, वो चेंज ही नहीं होगी अगर वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड है या स्वैप है। तो इन शॉर्ट में ये कह रहा हूँ कि अगर किसी अंडरलाइंग एसेट यानी कि शेयर जैसे फॉर एग्जांपल पर अगर आपने फॉरवर्ड किया है यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है, उसकी वैल्यू है ना, वो जो ड्यूरेशन है उसमें चेंज ही नहीं होगी, वो उसकी प्राइस वही होने वाली है, भले अंडरलाइंग एसेट यानी कि शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहे। लेकिन यही येलो शेयर्स पर अगर आप यही येलो शेयर्स पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करो या फिर ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट करो, फ्यूचर करो या ऑप्शन करो, तो उस अंडरलाइंग एसेट यानी कि शेयर्स की वैल्यू तो मैच्योरिटी तक ऊपर नीचे तो होगी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की भी प्राइस ऊपर नीचे होगी, डेली होगी। डेली ऊपर होगा, डेली उसकी प्राइस नीचे होगी, और अंत में जाके जब मैच्योरिटी आएगी ना, तो उस डेरिवेटिव की प्राइस उसके बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? अंडरलाइंग एसेट के बराबर। मतलब सीधी बात है, जब मैच्योरिटी आएगी ना, तो येलो शेयर की प्राइस अगर 150 रुपीज चल रही होगी ना, सो उससे बना हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी कि रेड कॉन्ट्रैक्ट की भी प्राइस उस तारीख को 150 रुपीज हो जाएगी। मतलब दोनों की प्राइस सेम हो जाएगी, अंडरलाइंग एसेट की और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की। कब? जिस दिन मैच्योरिटी वाले दिन यानी कि एक्सपायरी डेट के दिन, यानी कि 30 नवंबर हमारे एग्जाम्पल में था। तो दोनों में क्या समझ में आया? दोनों में ये समझ में आया कि फॉरवर्ड या स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करूंगा किसी भी अंडरलाइंग एसेट पर, तो उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस सेम रहने वाली है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करूंगा किसी अंडरलाइंग एसेट पर, तो उसकी प्राइस भी चेंज होगी, जैसे कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस चेंज होती है। समझ में आया दोस्तों?
जैसे मैं बता रहा था कि फॉरवर्ड स्वैप इधर रहेंगे, फ्यूचर्स ऑप्शन इधर रहेंगे, और इस फ्यूचर्स ऑप्शन को हम कहते हैं एफएनओ मार्केट। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या देखा होगा कि या टीवी में जब आप सीएनबीसी या बाकी चैनल्स होते हैं उसमें देखते होंगे, एफएनओ मार्केट की बात करते हैं। एफएनओ मार्केट की बात इसलिए करते हैं क्योंकि एफ स्टैंड फॉर फ्यूचर्स, ओ स्टैंड फॉर ऑप्शंस। ये इसलिए होता है क्योंकि दीज आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड दीज आर नॉट ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। फॉरवर्ड एंड स्वैप स्टॉक मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग नहीं होती, उनकी बाय सेल नहीं होते हैं, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। कौन से? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसलिए इनको एफएनओ मार्केट कहा जाता है, एफएनओ। ये फॉरवर्ड एंड स्वैप आर अनरेगुलेटेड और दीज आर रेगुलेटेड। सीधी सी बात है कि अगर किसी चीज़ में स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, तो वो रेगुलेटेड है। कौन सा? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। लेकिन फॉरवर्ड स्वैप अनरेगुलेटेड है, वहाँ पे कोई स्टॉक एक्सचेंज है ही नहीं, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात ही नहीं आती। जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आती नहीं है वहाँ पे कस्टमाइजेशन आ जाता है। सो दीज फॉरवर्ड एंड द स्वैप आर द कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस, डेट एंड साइज। साइज यानी कि लॉट साइज, मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि लॉट साइज क्या होता है, आगे चल के मैं बताऊंगा। बट ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एंड दीज आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइस, डेट एंड साइज। सिंस स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है इस केस में तो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसकी एक प्राइस होगी, ये फ्यूचर है, ये ऑप्शन की प्राइस ये होने वाली है, ये इस तारीख को एक्सपायर होगा, 3 महीना 2 महीना, ये भी स्टॉक एक्सचेंज लोग आपस में डिसाइड करते हैं। साइज यानी कि लॉट साइज, वो भी स्टॉक एक्सचेंज आपस में डिसाइड करते हैं। हमको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि ये मैं परचेस करूँ या नहीं करूँ, और यहाँ पे मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी प्राइस पे करना है, कितना करना है, 100 शेयर पे करना है, 1 शेयर पे करना है, 175 शेयर्स पे करना है, 174 पे करना है, मेरा लकी नंबर 70 है तो मैं 70 शेयर्स पे करना है। तो ये मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर सकता हूँ, किसके साथ? सामने वाली पार्टी के साथ। बट यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 100 शेयर लिखा होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एक कॉन्ट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर है, वहाँ पे 100 शेयर लिखा हो, तो उसको मैं चेंज नहीं करवा सकता। मेरे को बस ये बताना है कि मुझे इसमें साइन करना है कि नहीं करना। तो अगर एक समरी में आपको मैं बताऊँ ना ये पॉइंट, तो सीधी बात है कि फॉरवर्ड या स्वैप जब कर रहा हूँ ना डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं वो पीस ऑफ पेपर खुद लिख रहा हूँ, मेरे वर्ड्स होंगे उसमें, मैं जो चाहूँ उसमें लिख सकता हूँ, सामने वाली पार्टी का कंसेंट लेके मैं जो चाहूँ उसमें लिख सकता हूँ, साइन दोनों पार्टी करेंगे। इस केस में यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज मुझे बना के दे दिया है, सिर्फ मेरे सिग्नेचर का वेट कर रहा है कि मैं उसमें सिग्नेचर किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उस पार्टी का सिग्नेचर हो गया। तो सेकंड केस में वो पीस ऑफ पेपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज चीज़ें लिखी हुई हैं, बस मेरे साइन का वेट कर रहा है वो पेपर। यहाँ पे ये पेपर में टर्म्स एंड कंडीशन भी मैं लिखूंगा और साइन भी मैं करूंगा। तो कस्टमाइज कर सकता हूँ, जो चाहूँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो चाहूँ लिख सकता हूँ, नहीं कर सकता फ्यूचर ऑप्शंस में। सो फॉरवर्ड एंड स्वैप आर द कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड एंड स्वैप में थोड़ा बहुत क्रेडिट रिस्क होता है, यानी कि डिफॉल्ट रिस्क होता है, बिकॉज काउंटर पार्टी माइट फेल टू ऑनर दी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे? फ्यूचर ऑप्शन में वर्चुअली नो क्रेडिट रिस्क यानी कि डिफॉल्ट रिस्क, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट्स इट एंड मार्जिन मनी इज डिपॉजिटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड एंड स्वैप जब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड या स्वैप कर रहा हूँ, जैसे हमारे एग्जांपल में सी और डी थे, उन्होंने मान के चलो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट था फॉरवर्ड इन नेचर का था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था कि सी जो है वो सेल करेगा शेयर्स डी को 150 रुपीज़ में 30 नवंबर को। अब जब तारीख है 30 नवंबर, तो सी को तो दिख रहा है कि यार 30 रुपये का नुकसान लॉस हो रहा है उसको, तो उसका मन कर रहा है कि छोड़ यार मैं कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करता, जो करना है कर ले। डी को बोल रहा है कि डी, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑनर करना चाहता, मैं 30 रुपये का लॉस बियर नहीं करना चाहता, तेरे को जो करना है तू कर ले। अब वो डी क्या करेगा? वो कोर्ट में जाएगा, उसकी अलग बातें करेगा कोर्ट में जाके, लेकिन वो ऑनर नहीं करेगा, ये कर लिया सी ने। तो इसमें क्रेडिट रिस्क हो गया ना। किसके एंगल से देखूंगा? डी के एंगल से देखूंगा कि अगर डी को फायदा भी हो रहा है तो भी उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं 30 रुपए, उसकी क्या गलती थी? ना तो सी को पता था कि 30 नंबर को क्या प्राइस होने वाली है, ना डी को पता था क्या प्राइस होने वाली है। दोनों एक तरह से बेटिंग कर रहे थे, और जो बेट हार गया सी, अब उसको भागने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है जाके कोर्ट में निपटना।
तो थोड़ा बहुत तो क्रेडिट रिस्क है ना डी के लिए। अगर सी और डी आपस में फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट किए होते या फिर ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट किए होते ना, तो ये दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि पहली बात तो स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो रेगुलेशन रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा, मार्जिन मनी यानी कि कुछ सिक्योरिटी के रूप में सी ने भी कुछ जमा करा रखा है स्टॉक एक्सचेंज के पास, और डी ने भी कुछ जमा करा रखा है स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो यहाँ पे वो डिफॉल्ट रिस्क कि सी मेरे को बोले कि जो चाहे कर लो, वो नहीं हो पाएगा अगर वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर वो फॉरवर्ड है या फिर स्वैप है, तो वहाँ पे वो रिस्क तो बियर करना पड़ेगा दोनों पार्टी को। तो डी जो है वो ज़्यादा खुश होता फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड एंड स्वैप। तो चलिए क्रेडिट रिस्क को मैं और अच्छे से समझाता हूँ कि जो मेरा एग्जाम्पल चल रहा है, जिसमें मैंने लिया था डेट 1 और दो इन्वेस्टर लिए थे, इन्वेस्टर सी और इन्वेस्टर डी। इनके बीच में एक रेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस रेड कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया कि सी विल सेल दी येलो शेयर्स ऑन 30 नवंबर, यानी कि आज से 3 महीने बाद, टू डी एट 150 रुपीज़। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इन्वेस्टर सी मन में सोच रहा था कि उस शेयर का प्राइस, येलो शेयर का प्राइस 150 से नीचे जाएगा और वो प्रॉफिट कमा पाएगा। और इन्वेस्टर डी ये सोच रहा था कि येलो शेयर्स का प्राइस 30 नवंबर को 150 के ऊपर होगा, तो वो अपना खुद का प्रॉफिट कमा पाएगा। बट यहाँ पे क्रेडिट रिस्क का एंगल देखते हैं कि अगर 30 नवंबर को प्राइस 180 हो गई, 180 होगी मतलब सी जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया, तो सी को लॉस हो जाएगा। अगर सी को लॉस हो रहा है तो सी मन में सोचेगा कि मैं उसको ऑनर ना करूं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनर ना करूं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी हुई है, यानी कि ये वाली बात कि सी को शेयर सेल करना पड़ेगा डी को 150 में। तो सी नहीं चाहता कि वो लॉस बियर करे, तो डी से कहता है कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करूँगा, तू जो करना चाहे कर ले, या चल के कोर्ट में निपटेंगे, लेकिन अभी मैं लॉस बियर नहीं करूँगा। तू कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर या जो करना है कर, केस ठोक दे मेरे अगेंस्ट, लेकिन मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करूँगा। वैसा ही केस डी के साथ भी हो सकता है, यानी कि डी के एंगल से भी क्रेडिट रिस्क है। यानी कि अगर 30 नवंबर को प्राइस 140 हो गई, यानी कि जैसा डी सोच रहा था कि 150 से ऊपर हो, वैसा नहीं हुआ, कम हो गया, यानी कि डी को लॉस फेस करना पड़ सकता है, तो डी माइट नॉट ऑनर। तो कुल मिला के डी भी धोखा दे सकता है और सी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन मनी वगैरह डिपॉजिट नहीं हुई है। क्योंकि इसको मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप, ये दो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में मैंने बताया था कि यहाँ पे क्रेडिट रिस्क हो सकता है, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में क्रेडिट रिस्क वर्चुअली नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है और साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज मार्जिन मनी डिपॉजिट करवाती है, यानी कि सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाती है। तो वहाँ पे क्रेडिट रिस्क यानी कि धोखा देना की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, वर्चुअली ज़ीरो होती है। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट हो, वहाँ पे धोखा देने का जो केस है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे फीचर्स ख़त्म होते हैं ऑफ OTC डेरिवेटिव एंड एक्सचेंज डेरिवेटिव। एक बार मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा लेता हूँ। पहला आ रहा है, फॉरवर्ड स्वैप में मार्जिन मनी डिपॉजिट नहीं होती, फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में मार्जिन मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है। फॉरवर्ड एंड स्वैप के केस में रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट MTM नहीं किया जाता, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट किया जाता है। फॉरवर्ड और स्वैप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं होती है इनकी, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। ये अनरेगुलेटेड हैं, वो रेगुलेटेड हैं। ये कस्टमाइज कर सकते हो, जो चाहो लिख सकते हो। स्टैंडर्डाइज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते, सिर्फ साइन कर सकते हो। और यहाँ पे क्रेडिट रिस्क तो है ही, यहाँ पे वर्चुअली कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है जो आप सुनते होगे, स्क्वायर ऑफ, या नहीं सुनी होगी तो पहली बार सुन रहे हो। तो एक टर्मिनोलॉजी होती है स्क्वायर ऑफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 सितंबर को सी और डी जो कॉन्ट्रैक्ट T0 मान के टूडे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सी है मान के चलो और ये डी है, मान के चलो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन सा डेरिवेटिव? कोई सा भी, फ्यूचर कर रहे हैं, ऑप्शन कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो उनका मन में आया कर रहे हैं। 3 महीने के लिए कर रहे हैं, 30 नवंबर तक मैच्योरिटी तक कर रहे हैं, 3 महीने का गैप है अभी। अब इस स्क्वायर ऑफ में क्या होता है, जो मैंने आपको चीज़ सिखाई थी ना कैश सेटलमेंट वाली,
ये 30 रुपये दे देंगे, लॉस बेयर करेगा। 30 नवंबर को 30 रुपये का लॉस हुआ। अब ये जो लॉस है या ये जो प्रॉफिट है, ये तो आप डेली कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी वैल्यू भी ऊपर नीचे हो रही है ना, हमको दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो उस दिन अगर मैं चाहूँ, सी इस 3 महीने का वेट ना करे, उसको एक बीच में कभी लगा कि यार मेरे को लॉस हो रहा है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही कर देना चाहिए यार, क्यों उसको 30 नंबर तक खींचूं और बियर करो, फिर 30 नंबर को डिसाइड करें फिजिकल सेटलमेंट करना है या कैश करना है। आज ही निपटा देते हैं ना। तो आज निपटाने को बोला जाता है कैश सेटलमेंट। और वो आज निपटाना आप कब से कर सकते हो? 1 सितंबर से लेकर के 29 नवंबर, यानी कि 3 महीने का जो एक दिन पहले कैश सेटलमेंट हो सकता है। और जो 30 नवंबर को आप डिसाइड कर सकते हो कि फिजिकल सेटलमेंट करना है, कैश सेटलमेंट करना है, इस कैश सेटलमेंट को हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ। कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करने का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करने का मतलब ये हुआ कि इस केस में तो हम स्क्वायर ऑफ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ पहले कहेंगे, ड्यू डेट के पहले, यानी एक्सपायरी डेट के पहले किसी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना को हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ। जिसमें कि मैं कहता हूँ और नहीं खेलना। मतलब एक तरह का ये बैटिंग हो गया, एक तरह का गेम हो गया ना। फ्यूचर या फॉरवर्ड या फिर ऑप्शन है स्वैप करना, एक तरह का गेम ही होगा कि क्या बढ़ेगा क्या गिरेगा। ना तो सी को पता है ना तो डी को पता है, दोनों अपने अपने मन में एक थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हैं कि यार प्राइस गिर सकती है, दूसरा बोल रहा है प्राइस बढ़ सकती है, तो अपने अपने मन में चल रही बातें। अब किसी को असली तो पता नहीं कि कल होने क्या वाला है, तो चल रहे हैं, तो खेल रहे हैं एक तरह से लोग 3 महीने के लिए। अब बीच में लोग बोले कि हमको नहीं खेलना, या तो सी बोल दे नहीं खेलना या डी बोल दे नहीं खेलना। अगर नहीं खेलना तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर ऑफ कर देना, उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर देना, यानी कि कैश सेटल कर लेना। ड्यू डेट के दिन तो ऑप्शन में रहता है कि यार कैश सेटल करना है, फिजिकल सेटल करना है, लेकिन उसके पहले सिर्फ कैश सेटलमेंट का ही ऑप्शन है, कोई फिजिकल डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। कैश सेटलमेंट ही कर सकते हो आप कब? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किए तब से लेकर के मैच्योरिटी के पहले तक। उसको हम कहेंगे स्क्वायर ऑफ करना, यानी कि और मुझे नहीं खेलना।